हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 यूपी बोर्ड की मैथ्स का चैप्टर 2B, अभ्यास 2B। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अभ्यास 2A कराया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है। अभ्यास 2B स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इसमें हमारा पहला है योग का संवरक प्रगुण। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, फिर हम अपना अभ्यास स्टार्ट करते हैं। योग का संवरक प्रगुण क्या होता है? योग का संवरक प्रगुण का मतलब है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है, जो हमें संख्या मिलती है, वो भी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। जैसे एक पूर्ण संख्या हमारी 3 है, दूसरी 5 है। हमने इनका योग किया तो हमें मिला 8। 5 3 8, और 8 भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो योग का संवरक प्रगुण का मतलब यही है कि जब हम दो पूर्ण संख्या का योग करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। उसका योग हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। सेकंड हमारा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, इसका मतलब क्या है कि हम जब दो संख्याओं का योग करते हैं और अगर उन्हें हम क्या कर देते हैं? बदल भी देते हैं। जैसे हम उनका क्रम क्या है? बदल देते हैं। जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनके योगफल जो संख्याओं का जो क्रम होता है उसे बदलने पर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने अगर यहाँ पे लिख दिया 3 + 2, 3 + 2, तो हमारा 3 + 2 ऐड करके क्या आएगा? 5। 3 + 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। अगर हम इसके क्रम को बदल दें, इनके क्रम को हम क्या कर दें? बदल दें। इसको हम लिख दें 2 + 3, 2 + 3, तब भी हमारा क्या आएगा? 2 + 3 हमारा 5 ही आएगा। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब यह है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं के योग करते हैं तो उनकी संख्याओं के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल भी देते हैं तो उनके योग पर इस क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है योग का तत्सम अवयव। योग का तत्सम अवयव से मतलब है कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में, कोई भी पूर्ण संख्या हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास 3 है, किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 0 जोड़ देते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर हम उसमें क्या जोड़ देंगे? 0। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो जो योगफल हमारा होता है वो क्या होता है? वही संख्या होती है। जब भी हम किसी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में 0 ऐड करेंगे तो हमारा जो योगफल आएगा वो वही संख्या आती है। क्या आती है? वही संख्या आती है। और इसीलिए जो हमारा 0 है उसको हम पूर्ण संख्याओं का योगात्मक तत्सम अवयव कहते हैं। इस 0 को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्सम अवयव। पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्सम अवयव। योग का तत्सम अवयव से हमारा बस यही मतलब है कि जब हम किसी भी पूर्ण संख्या में 0 ऐड करते हैं तो योगफल हमें सेम वही नंबर मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया योग का तत्सम अवयव। हमारा है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण होता है कि जब हम 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते हैं तो पहले किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को समूह बना लेते हैं, और अगर हमने दूसरी दो संख्याओं को समूह बना लिया तो इन दोनों का जो योगफल है इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया यहाँ पे, तो पहले हम ले लेते हैं 2, फिर हम ले लेते हैं 8 + 3।
हमने ये एक संख्या ले ली, सॉरी ये 3 संख्या ले ली। अब हम इसको पहले 2 संख्याओं को क्या करते हैं, पहले 2 संख्याओं का हम वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, हम पहले 2 संख्याओं का ग्रुप बना लेंगे। 2 और 8 का हमने समूह बना लिया और प्लस तीसरी संख्या इसमें ऐड कर दी। तो 8 2 हमारा हो गया 10 और प्लस 3, तो ये टोटल हमारा हो गया 13। और अगर हम फिर से 2 8 प्लस 3, अब अगर हम पीछे की 2 संख्याओं का समूह बना लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं तो 2 और ये हो गया 11, तो हमारा आंसर आ गया 13। तो इन दोनों के योग में कोई भी अंतर नहीं हुआ, इसी को कहते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। अब हमारा स्टार्ट होता है अभ्यास 2B। अब हमारा स्टार्ट होता है अभ्यास 2B। अभ्यास 2B का पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों में लिखना है। जो संख्या रेखा दर्शाई गई है उसे हमें तथ्यों में लिखना है। तो हमारी पहली संख्या रेखा देख लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा बनी है, इसे हमें क्या करना है, तथ्यों में लिखना है। इसे हमें तथ्यों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 0 से कहाँ तक गई है, 4 तक, तो हम लिख लेंगे 4 प्लस 4 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 प्लस 5, तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 9। 1 2 3 4, ये 0 से 4 तक गया है हमारा, ये संख्या रेखा हमारी 4 तक गई है। उसके आगे 1 2 3 4 5 डिजिट हमारे और लिए गए, तो हमने 4 प्लस 5 कर लिया। टोटल हमारा क्या है, टोटल हमारा आ गया 9। तो इस तरह से हम इन्हें तथ्यों में लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या रेखा हमारी इस तरह से बनी हुई है, तो सेम वैसे ही हम कर लेंगे। ये 0 से 5 तक है, 5 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 11। तो ये हमारा पहले का जो हमारा है वो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड आंसर। पहले हमारा 0 से 5 तक है, 5 के बाद 6 डिजिट और है, तो हमने 6 लिख लिया, टोटल हमारा 11 है। अगर हमें इस तरह से तथ्य लिख के दिया जाए तो हम इस तरह से इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसमें तथ्य लिखे हुए हैं और इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। हम इसी तरह से एक संख्या रेखा बना लेंगे ऐसे ही, और हमारा जो तथ्य लिखा हुआ है, लिखा है 5 प्लस 4। तो इससे पहले में भी आपने 4 प्लस 5 किया था, अब हमारा बोल रहा है 5 प्लस 4। तो हम संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, 0 से लेकर के जाएंगे 5 तक, 0 से 5 तक, आगे 4 डिजिट और लेनी है, 1 2 3 4 हमें और लेना है, तो हम आ गए 9 पे। तो और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये हमारा दे रखा है तथ्य, और हम इस तरह से इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा है, वो 0 हमारा दिया हुआ है। दूसरे का दूसरा देख लीजिए, 0 प्लस 5, दूसरा हमारा दिया है 0 प्लस 5। तो 0 से हमें 5 आगे जाना है, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ तक आ जाएंगे, 5 तक। कहाँ तक आ जाएंगे, 5 तक। तो इस तरह से हमारी दूसरी संख्या रेखा, हमारा दूसरे का दूसरा कह रहा है 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इसे हम, इस तथ्य को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक। तो इस तरह से ये हमारी संख्या रेखा बन जाएगी सेकेंड वाले के लिए। थर्ड कह रहा है 2 प्लस 3 प्लस 4। थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 2 तक। 0 से हम स्टार्ट करेंगे संख्या रेखा को, और ये हमारी कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। फिर क्या रहा है, प्लस 3,
तो हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे, 1 2 3। कहाँ तक हो जाएगी ये हमारी? 5 तक, 2 से 5 तक, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर और आगे के लेने हैं। नेक्स्ट कह रहा है +4, तो +4 हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट और आगे लेनी है, तो ये कहाँ आ जाएगी हमारी? 9 तक। कहाँ आ जाएगा? 9 तक। तो ये हमारा संख्या रेखा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। तो इस तरह से इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट है 3 4 5 + 7 8 9, इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5। तो हमने क्या पढ़ा है कि क्रम बदलने से संख्याओं के योग पर कोई अंतर नहीं आता है। तो 345 यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 345, योग इनका और इनका बराबर आना चाहिए, तो 7 8 9 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है 2 8 8 9 + 0। तो अभी हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, जीरो। योग का तत्सम अवयव में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को ऐड करते हैं या 0 को प्लस करते हैं, 0 की योग करते हैं, तो हमारा नंबर क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो 2 8 8 9, यही सेम नंबर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है 2 3 4 5 + 4 5 6, 4 5 6 ये हमारा है, +7 8 9, ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। बराबर में लिखा है 4 5 6 + 7 8 9, 4 5 6 + 7 8 9। तो अभी योग का सहचर प्रगुण में हमने क्या पढ़ा था कि हमें 2 पूर्णांक संख्याओं का समूह का योग, समूह जब हम बना लेते हैं तो इनके योग में भी कोई अंतर नहीं होता। यहाँ हमने स्टार्टिंग के इन दो संख्याओं का समूह बनाया था और लास्ट हमारी संख्या ये थी। यहाँ क्या किया? इन दोनों को समूह को लिख लिया है, तो हमारी ये संख्या बची है, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे 2 3 4। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की, यहाँ योग की बात नहीं कर रहा है, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। कह रहा, अभी हमने योग के लिए पढ़ा था कि क्रम विनिमय है। अब यहाँ पे कह रहा है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इसमें 3 युग्म लेकर जांच करने के लिए कह रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 + 4, अभी हम योग के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 4 + 3, और अगर हम इसका योग करते हैं तो 4 3 7 यहाँ पे भी हो जाएगा, और अगर हम इसका भी योग करते हैं तो 4 3 7। तो योग के लिए तो हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि घटाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे योग ना करके हमने यहाँ पे इसको घटा दिया, तो तब भी क्या जो हमारा आंसर आएगा वो सेम होगा? नहीं होगा। 3 में 4 घटाएंगे, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आता है। यहाँ पर आएगा -1, और यहाँ पे हमारा आएगा 4 3, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, पर 3 में 4 जाएगा तो -1 आएगा। इसी तरह हम ले लेते हैं 8 में 4 घटाते हैं, और यहाँ पे 4 में 8 घटाते हैं, तो 8 में 4 घटाएंगे तब तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर 4 में 8 घटाएंगे तो हमारा आंसर -4 आएगा। किस में आएगा? -4। इसी तरह से हम एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2 - 1, यहाँ पे ले लिया 1 - 2, तो 2 में अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 में 2 माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं हो सकती। अतः यह सिद्ध होता है कि घटाने के लिए संख्या क्रम विनिमय नहीं है। तो ये हमारा आज चैप्टर 2B अभ्यास 2B कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।